गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू अरुणोदय आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास की। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने कई सारे मुद्दों पे बात की हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद में हमने वैदिक काल की भी बात करी हुई थी। और वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, एक तो हमने बात करी थी ऋग्वैदिक काल की और दूसरी उत्तर वैदिक काल की। इसके बाद में हमने देखा हुआ था कि 600 ईसा पूर्व के बाद में कुछ महाजनपदों का निर्माण होता है, क्योंकि उस टाइम पे कबीली व्यवस्था जो थी वो खत्म हो रही थी और राज्य क्षेत्र में चीज़ें जो है वो डिवाइड हो रही थी। ठीक है, उसी राज्य क्षेत्र के आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं। और उन 16 महाजनपदों में, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसको हम लोग साम्राज्यवाद भी या महासाम्राज्य कह सकते हैं, मगध की बात करने वाले हैं। क्योंकि मगध जो है उस टाइम बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, साम्राज्य था। और उसमें तमाम सारे जो है एक कह सकते हैं कि शासक हुए हैं, जिन्होंने मगध को एक उत्कर्ष तक पहुंचाया। ठीक है, एक कह सकते हैं चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। तो कैसे इसका उत्कर्ष होता है और फिर इसके बाद में चरम उत्कर्ष की स्थिति हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ कहानी जो है हर्यंक वंश से स्टार्ट होती है और नंद वंश तक जाती है। ठीक है, बीच में एक शिशुनाग वंश भी आता है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसी के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह 16 महाजनपदों ने जनपदों में एक मगध ही इकलौता क्यों ऐसा था जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, क्या वहाँ पे उसकी सेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, क्या वहाँ के शासक जो है वो काफ़ी बुद्धिमान थे, या वहाँ पे क्या ऐसा आविष्कार हुआ है जिसकी वजह से हम मगध को अलग से पढ़ते हैं बजाय आप और 15 महाजनपद को छोड़कर। ठीक है, तो ये सारी स्थिति को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो मगध की चर्चा जो है उस टाइम जोरों शोरों पर होती है 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व के बीच में। और इसी के बाद आप देखेंगे मौर्यों का उदय होता है उसी जगह पे। ठीक है, और मौर्यों की बात करेंगे तो फिर इसके बाद में हम फिर संगम काल की भी बात कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हर्ष का समय आ जाता है, गुप्त का आता है, फिर हर्ष का आ जाता है। तो ऐसे ये व्यवस्थाएं सारी देखेंगे कहाँ से पनप रही हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हर्यक वंश से अर्थात मगध साम्राज्य से पनप रही है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और चर्चा करते हुए। ठीक है, तो एक बेस जो है आपका ध्यान रखना, एक आधार जो है कुछ इस तरह से बनेगा। हम लोग बात करते हैं, तो हमने 4-5 मुद्दों पे बात की हुई है और आगे भी हम लोग देखेंगे। ये हमने महाजनपदों की बात की हुई थी और हमने आपको दिखा भी दिया था। और ये आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये मगध है, जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिव्र जिसको बोला जाता था। ठीक है, और आगे आप देखेंगे कि मगध की राजधानी फिर कुछ ऐसे आते हैं शासक जो इसको शिफ्ट कर देते हैं, अर्थात पाटलिपुत्र जो है, पाटिलपुत्र या आप कह सकते हैं पाटिलपुत्र। ठीक है, पाटिलपुत्र करते हैं और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो ये और एक बार ध्यान देख लो, इसकी जो और भी यहाँ पे साम्राज्य हैं उनकी भी आप स्थिति देख लो। इधर ये मगध साम्राज्य जो है कुछ यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला एरिया है पूरा का पूरा। और इसके पूर्व में उत्तर में देखोगे तो अंग है, फिर बज्जी है, फिर इसके बाद में काशी है और ये कौशल है। इसके बाद में एक चीज और देख लो, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ये अवंती है। ठीक है, अवंती, क्योंकि जब हम मगध की बात कर रहे होंगे तो ये सारे के सारे जो महाजनपद हैं अभी चर्चा में आने वाले हैं। ठीक है, वो चर्चा में आने वाले हैं और कैसे चर्चा में आएंगे एक बार देखेंगे। तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे इनकी स्थिति है। एक तो ये वत्स को भी देख लो, जिसकी राजधानी क्या है, ये कौशाम्बी है। और इसके बाद में अंग को भी देख लो, और बज्जी को भी देख लो, वैशाली है। इसके बाद में काशी को भी देख लो, यहाँ पे है, और कौशल को भी देख लो, यहाँ पे है। ठीक है, और ये अवंती। तो इतने हमें जो है यहाँ पे जो महाजनपद है उनके बारे में जानकारी करनी है, क्योंकि ये अभी चर्चा में आने वाले हैं। ठीक है, चर्चा में आने वाले हैं। चलो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, इसमें कुल कितने हमारे पास में शासक रहेंगे? 3 शासक हैं, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, इसके बाद में आप जानते हैं
नंदों को पराजित करने के बाद मौर्य साम्राज्य आता है। ठीक है, नंदों को पराजित करने के बाद मौर्य क्या है, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो महापद्मनंद या घनानंद को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। घनानंद को पराजित करने के बाद में अपना मौर्य साम्राज्य, तो ये तीन यहाँ पे राजवंश रहेंगे। ठीक है, और ये उस टाइम का सबसे बड़ा महाजनपद होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं साम्राज्य है, अलग से पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न जनपदों के संयोग से महाजनपदों का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी। हमने बताया हुआ था कि कैसे महाजनपदों का निर्माण हो रहा है। सभी 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली बनना और भी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वस्तुतः मगध ने साम्राज्यवाद की दौड़ में जिस प्रकार अन्य सभी महाजनपदों को पीछे छोड़ दिया हुआ, वह अत्यंत चमत्कृत कर देने वाला था या चमत्कारी था। ठीक है, स्थिति आप देख रहे हैं कहां पे है, ये मगध की स्थिति है। इस तरह से ये पूरा मगध है। ध्यान रखना, इसको हम इस वजह से पूरा यहाँ तक बंगाल की खाड़ी तक इस वजह से गिन रहे हैं। आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी ये है हमारी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो कलिंग राज है, जो कि उड़ीसा का एक हिस्सा पड़ता है, आप जानते हैं उड़ीसा में, तो कलिंग राज को भी लास्ट तक ऐड कर लिया जाता है, किसमें, मगध में। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका नक्शा बन रहा है, जो इसका मैप बन रहा है, कहाँ तक है, बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना कि मगध वहां तक था, हाँ वहां तक था, क्योंकि कलिंग को भी जीत के इसी में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, तो क्या ऐसा कारण रहा होगा, क्या ऐसा कारण रहा होगा कि भाई बाकी हम महाजनपदों को तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मगध को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि मगध जो है, जो वहाँ के शासक हुए हैं, तो उन्होंने एक तो इसकी जो स्थिति है, जो मगध की स्थिति है, तो ये कहा जाता बहुत सेफ है। कहा जाता था मगध की जो राजधानी है राजगिरी, वो एक अभेद किले में परिवर्तित थी, अर्थात उसको भेदा नहीं जा सकता था, और उस टाइम तक तोपों का निर्माण हुआ नहीं था। अगर तोपों का निर्माण होता तो क्या कर सकते थे, हम दूर से ही दाग सकते थे और उस किले को क्या कर सकते, भेद सकते थे। लेकिन यहाँ की जो राजगिरी या गिरिवृज जो राजधानी थी, उसको भेदा नहीं जा सकता था। इस वजह से ये बहुत ही शक्तिशाली राज था, और भी इसके तमाम सारे क्षेत्रीय कारणों के अलावा और भी तमाम सारे इसके कारण रहे हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, किस तरह से, और इसको भेदा क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो एरिया है पाटलिपुत्र, जो दोबारा आप कह सकते हैं बाद में इसकी जो राजधानी शिफ्ट की जाती, इसके पहले गिरिवृज या राजगिरी की हम बात करें, राजगीर की बात करें, तो कहा जाता है कि एक तो यहाँ पे ये गंगा नदी से घिरा हुआ था, कहाँ से, थोड़ा इस साइड से, और इधर से सोन नदी आती थी, और यहाँ से ये पुनपुन नदी से घिरा हुआ था। अर्थात ये पूरब वाला और दक्षिण वाला एरिया जो है, यहाँ पे पुनपुन नदी, तो एक तो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया जो है, ये विंध्य पर्वतमाला थी यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो क्या है, पूरी तरह से एक तरह से आप देखेंगे ये नदियों द्वारा घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, इसको क्या अभेद किले के रूप में बना देती थी। ठीक है, बात समझ आ गई, क्यों ये बहुत शक्तिशाली बना हुआ था। और एक बात, एक तो ये अभेद था, और भी कुछ बातें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, गौर से देखने पर मगध साम्राज्य की संप्रभुता के निम्नांकित कारण महसूस किए जाते हैं। हमने भौगोलिक स्थिति की बात की हुई है, तो मगध की भौगोलिक स्थिति बताया हमने, एक तरफ गंगा, पुनपुन, सोन और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा, कहा जाता है कि मगध की आर्थिक समृद्धि कुछ इसी तरह से तय होती थी, क्योंकि आप देखेंगे उस टाइम पे लोहे का बड़े पैमाने पर भंडार खोज लिए गए थे, और मगध के जो राजा थे, महाराजा थे, जो सम्राट थे, ठीक है, उन्होंने भारी मात्रा में लोहे के औजार बनाने सीख लिए हुए थे। ठीक है, इवन ये जो लोहे के भंडार मिले हुए थे, अवंती में भी मिले हुए थे, अर्थात मध्य प्रदेश में भी मिले हुए थे, तो वहां पे भी तमाम सारे औजार बनाए गए थे। लेकिन मगध की बात करें तो यहाँ पे आर्थिक समृद्धि कुछ इस तरह से मैं डिफाइन करना चाहूंगा यहाँ पे, कि एक तो इनकी भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है, कोई भेद नहीं सकता था। दूसरा, यहाँ पे कहा जाता है कि सिक्के का भी प्रचलन हो गया था। ठीक है, सिक्के का भी प्रचलन था यहाँ पे। ठीक है, तो विनिमय जो है यहाँ पे होने लग गया था, वस्तुओं का विनिमय होने लग गया था, अर्थात व्यापार वाणिज्य भी यहाँ पे सुदृढ़ था। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या थी,
कि यहाँ पे जो लौ भंडार तमाम सारे मिले हुए थे, लौ भंडार, ठीक है, उससे क्या औजार बनाने और दूसरे जो छोटे छोटे अंग, बज्जी, कौशल, इनकी हम बात करें यहाँ पे, तो इनको क्या डरा धमका के अपने राज्य में शामिल कर लिया हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से इनकी आर्थिक समृद्धि काफी ज्यादा थी, सिक्कों का प्रचलन था, इनकी भौगोलिक स्थिति। और आगे बात करें तो मगध की सेना उस टाइम कहा जाता है कि नंद वंश की हम बात करें तो कुछ आंकड़ा तो मुझे नहीं, मोटा मोटी मैं बता देता हूं। शायद कहा जाता है 2 लाख जो है पैदल सवार थे, 6000 इनके पास में कुछ हाथी थे, और ऐसे कुछ करके यहाँ पे 6000 से कुछ ज्यादा जो है घुड़सवार हुआ करते थे। तो इनकी सेना बहुत मजबूत थी। और मगध के योग शासक, जैसे हम बात करेंगे बिंबिसार की, अजातशत्रु की बात करेंगे, चंड सॉरी उदयन की बात करने वाले हैं हम, शिशुनाग की बात करने वाले हैं, ठीक है, महापद्मन घनानंद की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे क्लास मगध के युग शासक, ठीक है। तो ये इसकी जो स्थिति, इसको और ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुमूल्य बनाती है। क्या क्या चीजें हैं आपके, भौगोलिक स्थिति हमने बताया, आर्थिक समृद्धि, मगध की सेना बहुत मजबूत थी, और मगध की युद्ध, और एक बात और, मगध का धार्मिक रूप से अधिक स्वतंत्र होना। बात क्या हुई थी आप देखो यहाँ पे, ये किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, मगध का धार्मिक रूप से अधिक स्वतंत्र होना। हुआ क्या था, जब आप देख रहे थे आर्य आए हुए थे, तो वहां पे पुरोहित वर्ग ने एक जन्म लिया हुआ था, और वो जो ब्राह्मण वर्ग एक तरह का था, ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था वो यहाँ पे मगध की बात करें तो जो मगध नरेश हुआ करते थे, ठीक है, या मगध की जनता या कह सकते हैं जो भी मगध का साम्राज्य था वहां पे, ठीक है, तो जो भी ब्राह्मण वर्ग था, ठीक है, वो यहाँ पे जो मगध के राजा थे या कह सकते जनता थी, या मगध से ओवरऑल कह सकते बड़ा नफरत करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो भी क्या किया, यहाँ पे मगध में आके मिल गया, ठीक है। तो कहा जाता है कि अब ये जब मगध में आके मिल गया तो यहाँ पे एक तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग भी आके मिल गया, और भी लोग आके मिल गए, ठीक है। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण ऐसा बन गया हुआ था कि अब ना तो यहाँ पे ब्राह्मण मगध का विरोध करते थे, ना ही उसको दुश्मन मानते थे, और एक मिलजुल कर आप कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे, ठीक है। तो मगध का धार्मिक रूप से अधिक स्वतंत्र होना, स्वतंत्रता थी, आप कोई भी आके रह सकता, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सारी भौगोलिक परिस्थिति के साथ हम चलेंगे, और लास्ट तक धार्मिक रूप से अधिक स्वतंत्र होना ये मगध साम्राज्य को अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है, ठीक है। ये सारी परिस्थितियां यहाँ पे विद्यमान थे। अब हम बात करने वाले, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्यों जो है ये मगध साम्राज्य को हम अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। ये देख रहे हैं आप, अभी हमने दिखा हुआ था, ये देख रहे हैं, इधर ये काशी है, फिर ये कौशल है, ऊपर वाला एरिया जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, इधर आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, ये एरिया जो है मगध का है, अंग है यहाँ पे, ओके। इसके बाद में बज्जी, और इधर हम देख पा रहे होंगे अवंती है, जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, उज्जैनी और महिष्मती, ठीक है। एक चीज और थी यहाँ पे, भौगोलिक स्थिति के बाद कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने मगध साम्राज्य के विस्तार करने के लिए तमाम सारे जो है वैवाहिक संबंध बनाए हुए थे, ठीक है। जहां मिलता था वहां पे शादी कर लेते। तो भाई साहब ने 3 शादियां की हुई थी, ठीक है, कितनी, 3 शादियां की थी। तो इसी वजह से, और ये सारी चीजें कहा जाता है कि अवंती के साथ में इनके लगभग कई बार झगड़े हुआ करते थे, लेकिन यहाँ का जो राजा था चंड प्रद्योत, तो उसने भी देखा कि भाई हम मगध को तो जीत नहीं सकते हैं, क्या किया जाए। बाद में एट लास्ट में आप देखेंगे चंड प्रद्योत भी क्या करता है, ये भी जो है मगध के साथ में हाथ मिला लेता है, और कहा जाता है कि जब हाथ मिला देता है तो मगध का कोई उस टाइम तक दुश्मन नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम तक कोई दुश्मन नहीं होता। इवन आप जब बात करेंगे तो कहा जाता है कि मगध के जो संबंध थे वो गंधार से भी थे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक भी यहाँ पे संबंध थे, ठीक है। तो कहा जाता उस टाइम तक मगध साम्राज्य का कोई दुश्मन नहीं था, और इस तरह से ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन के उभर रहा था। तो क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे कि भाई एक तो इनके आसपास इन्होंने क्या किया हुआ था, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हुए थे, और जिसके पास में वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जा सकते थे उनके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था। तो इस वजह से कहा जाता है कि कोई दुश्मन जो है ये नहीं रहा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं। स्थिति समझ में आ गई कहाँ पे कुछ बातें।
तो हम बात करेंगे एक एक करके हर्यंक वंश की। सबसे पहले हर्यंक वंश की बात करेंगे, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक चलता है। एक एक करके जानते हैं। बिम्बसार, इसने क्या किया था, हमने बताया हुआ, इसने चेटक की पुत्री चिलन्ना से विवाह करके राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया हुआ था। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, हमने बताया है वैवाहिक संबंध से भी तमाम सारी चीजें यहाँ मगध के लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। दूसरी बात, इसके पश्चात कौशल, ये कौशल है, कौशल के प्रसेनजीत की बहन महाकोसला या कोसला देवी से विवाह किया हुआ था। ठीक है, तो आप देखते जाइए थोड़ी सी, ये वाला एरिया कौशल का है। ठीक है, तो यहां से भी, और वैशाली से भी इसके संबंध थे। ठीक है, बज्जी अर्थात वैशाली से भी विवाह किया था, वैशाली राज्य से भी एक राजकुमारी, और इसके बाद में कौशल से भी। ठीक है, तो ये वाला एरिया इसके साथ में अच्छे संबंध हो गए। फिर इसके बाद में यहां से भी अच्छे संबंध हो गए। और कुछ बातें हम जानते हैं यहाँ पे, जैसे दहेज में काशी प्राप्त हो गया था। मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हुए थे। ठीक है, तो मध्य देश भी इसके में आ गया। और अवंती के राजा प्रद्योत या चंड प्रद्योत से उसके मित्रवत संबंध थे। और जब ये चंड प्रद्योत या प्रद्योत को पीलिया हो गया था, पीलिया रोग, ठीक है, तब क्या किया गया, तब बिम्बसार ने अपने राजवैद जीवक को बिम्बसार ने क्या किया हुआ था, प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं सारी की सारी सीमाएं जो है ये इसके लिए फायदेमंद है। यहां से भी संबंध है। ठीक है, काशी से भी संबंध है, कौशल से भी संबंध है, और इसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अवंती। ठीक है, इसके साथ में वैवाहिक संबंध तो नहीं थे, लेकिन कहा जाता है, अभी हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि यहाँ से बहुत मधुर संबंध। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये मगध के इशारों पे ही काम करता था। ठीक है, मगध के इशारों पर ही काम करता हुआ था। ओके, बात समझ आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखो भाई, यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है, तो ये सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई। तो सारे पॉइंट ध्यान रखना, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट ध्यान रखना। किसके, देखो होता क्या है कि चेटक की पुत्री है, चिलन्ना से विवाह, बिम्बिसार ने तो यहाँ पे लिख क्या दिया जाता है, चेटक की बहन चिलन्ना से विवाह करके राज्य की उत्तरी सीमा। तो यहाँ सारी चीजें आप देख लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। पुत्री की जगह क्या लिख देगा, बेटी लिख देगा, या सॉरी पुत्री की जगह बहन लिख देगा, और कौशल के प्रसेनजित की बहन की जगह क्या लिख देगा, यहाँ पे बेटी लिख देगा, तो दिक्कत होने वाली है। तो ये सारे चीजें जो है, जिस तरह के संबंध जो है बनाए हैं बिम्बिसार ने, उसी तरह से उसी फॉर्म में आपको याद रखने हैं। नहीं तो पीटी में क्या है, घुमा घुमा के पूछता है, जहां पुत्री है वहां पे बहन लिख देगा, जहां बहन है वहां पे पुत्री लिख देगा, और क्या करेंगे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। तो बिम्बिसार ने क्या किया हुआ था, अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए हुए थे, और अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के पश्चात उसने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया, और वहां पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपशासक के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की तथा वेलुवन विहार बुद्ध और संघ के निमित्त प्रदान किया गया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु मतलब क्या, एक तरह से आप देख रहे हैं कि हत्या कर दी गई। ठीक है, एक खास बात, जो बिम्बिसार है ये किसके समकालीन है, बुद्ध के। ठीक है, बुद्ध के समकालीन है, और महावीर, ठीक है, महावीर के समकालीन है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट पूछा जाता है बिम्बिसार किसके समकालीन है, तो बुद्ध और महावीर के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बिम्बिसार की स्थिति देखी। अब आप बात करते हैं अजातशत्रु की। ठीक है, आप जानते हैं कि 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिम्बिसार का अपने पिताजी की हत्या कर दी हुई थी, और राजगद्दी पर बैठ गए थे साहब। ठीक है, बिम्बिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे कुड़िक या अशोक चंद कहा जाता है, ठीक है, 492 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर या उत्तराधिकारी इसका बनता है। और अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत इसने काशी वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। हमने देखा हुआ था बिम्बिसार ने क्या किया हुआ था, बिम्बिसार ने काशी और वज्जी संघ से केवल और केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए हुए थे। ठीक है, केवल और केवल। लेकिन जब अजातशत्रु आया तो इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी, और इसने क्या किया, इसके काशी और वज्जी संघ से
वैवाहिक संबंध होने के बाद में भी, आप उसके संबंध होने के बाद में, रिश्तेदारी होने के बाद में भी क्या किया हुआ था, इनको जीता हुआ था। ठीक है, इसको काशी और बजरंग को, अर्थात इसकी महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये अजातशत्रु के बारे में बात हुई, और आगे कुछ बातें हम और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अजातशत्रु के मंत्री सुनिधि एवं वस्यकार ने लिच्छवियों से फूट डाल दी, और जिससे अजातशत्रु को बज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई थी। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल और तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का ये प्रयोग किया हुआ था। अब ये जान लो क्या है रथ मूसल, मतलब रथ में एक गधा टाइप का लगाई हुए थे, गधा। तो वो क्या करती थी, एक बौछार करती थी, इस तरह से घूमती थी। तो वो क्या करती, तमाम लोगों को एक साथ में मार सकती थी। तो इसको साम्राज्य बढ़ाने में एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जो सेना की शक्ति है, ठीक है, उसमें नए प्रयोग किए हुए थे। तो एक रथ में क्या लिया था, मूसल टाइप का या गदा टाइप का बांधा हुआ था। ठीक है, और महाशिलाकंटक अर्थात पत्थर को दूर से ही फेंकने वाली कला जो है इसमें विकसित की हुई थी। ठीक है, इसको बोला जाता है महाशिलाकंटक। तो ये नए हथियारों का इसने जन्म किया हुआ था, और इसी वजह से आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको जीतने में अजातशत्रु को कोई बहुत परेशानी नहीं हुई थी। और इसी वजह से आप देखेंगे काशी और बज्जी संघ इसने क्या कर लिया हुआ था, अधिकार कर लिया हुआ था। ठीक है, इवन कहा तो जाता है कि उदयन काल तक आप देखेंगे वैशाली को भी छोड़ा नहीं गया था। जो वैशाली आप देख रहे हैं वहां पे एक क्षेत्र की राजधानी है, उसको भी नहीं छोड़ा हुआ था, उसको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया हुआ था। तो इसके समय में 3 महान विभूतियां, बुद्ध, महावीर, गोसाल मक्खल पुत्र यहाँ पे आप देखेंगे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। अर्थात हमने देखा हुआ था कि भाई बुद्ध, महावीर और गोसाल मक्खल या मक्खली गोसाल, पुत्र इनको कहा जाता है। पुत्र है, ये पुत्र नहीं है, पुत्र है। ठीक है, गोसल मक्खली पुत्र ये कहा जाता है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा हुआ था अभी कि बुद्ध और महावीर, बुद्ध, महावीर, गोसाल मक्खल, ये सब किसके समकालीन थे, ये समकालीन थे बिंबिसार के। लेकिन कहा जाता है बुद्ध, महावीर और मक्खल गोसाल ये जो है अजातशत्रु के काल में इनका देहावसान हुआ, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनके काल में इनकी डेथ हुई है। उसके शासनकाल के 10वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अवशेषों पर उसने स्तूप का निर्माण करवाया हुआ था, और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का, तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई है, अजातशत्रु के काल में हुई है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में संकलन किया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या क्या यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट जो कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखो यहाँ पे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई अजातशत्रु के 10वें वर्ष में या शासनकाल के 9वें वर्ष में या 10वें काल में, 10वें वर्ष के समय में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है कि 11वें में। ठीक है, तो ध्यान रखना 10वें वर्ष जो है बुद्ध को तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ही ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो है सीधे तौर पर पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हमें पीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स के हमें ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्लास में, बाकी आप ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये नहीं पता है, लेकिन इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली सारी चीजें। ओके, चलो आगे और भी कुछ बात करते हैं, उदयन की बात करते हैं या उदयभद्र। 460 से 444 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहता है यहाँ पे। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन मगध का राजा बनता है, और उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं अब आप देख पा रहे होंगे कि मगध की जो स्थिति है किस तरह से मजबूत स्थिति बन रही है। पाटलिपुत्र भी कहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो इसको भी पाटलिपुत्र को भी कहा जाता है कि ये भी एक अभेद किला था, इसको भी आप जो है भेद नहीं सकते थे, क्योंकि क्या है ये भी गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है, और इसके बाद में आप देखेंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला से भी ये घिरा हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के एरिया से हम चले जाएं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम बता देते हैं एक बार। छोटा नागपुर पठार के एरिया से चले जाएं तो कुछ यहाँ से ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये चंपा है और ये वैशाली, ये इधर है, ये पाटलिपुत्र वाला है।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये गंगा नदी आती है और इधर से सोन नदी आती है, और ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो जैसे कि ये छोटा नागपुर पठार है, तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो जब उदयन आता है तो वो क्या करता है, अपनी राजधानी को राजगृह या गृह से स्थानित करता है, और कहां पे करता है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी जो है ये बदलकर पाटलिपुत्र कर दी, और यह स्थान सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त था। अवंती मगध राज्य का बिंबिसार के समय से ही प्रतिद्वंदी था, परंतु उदयन के समय में भी कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, और वह जैन मतानुयायी था, अर्थात वो जैन था। ठीक है, तो कहा तो जाता है कि भाई एक बार अवंती के साथ में बिंबिसार के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, हमने बताया था आपको। फिर बाद में जो है वहाँ का जो राजा था, जो शासक था अवंती का, जो कि आप जानते हैं मध्य भारत की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, अवंती। ठीक है, तो फिर बाद में जो है उसने बिंबिसार के सात में हाथ मिलाया हुआ था, अभी हम देखा हुआ था, तो थोड़े बहुत कुछ दिन के लिए अच्छे संबंध जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ था। लेकिन बाद में आप देखेंगे अजातशत्रु के काल में भी अवंती के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे। फिर इसके बाद में उदयन के काल में भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही थी, और कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। और उसने अपने राजधानी के मध्य एक चैत्य का निर्माण करवाया हुआ था। अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्ति किसी गुप्तचर ने उपदेश सुनते ही समय उदयन की हत्या कर दी हुई थी, और आगे हम चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उदयन का काल है। हमने बात क्या क्या की हुई है एक बार देख लो, हमने क्या क्या बातें की हुई है। मगध साम्राज्य में हमने देखा हुआ है इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद में हमने देखा हुआ है भौगोलिक स्थिति के बाद मगध साम्राज्य की संप्रभुता किस तरह से निश्चित होती है। तो इसके लिए हमने बताया था, इसकी आर्थिक समृद्धि की बात की हुई थी, मगध की सेना की बात की हुई थी, मगध के योग शासक हमने बात की हुई थी, अर्थात आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने रथ में एक गदा टाइप की लगाई हुई थी, और किस तरह से उन्होंने पत्थर को दूर तक फेंक के मारने वाली कला विकसित करी हुई थी। तो इनके शासक काफी योग्य थे। मगध का धार्मिक रूप से अधिक स्वतंत्र होना हमने बताया हुआ था कि इस टाइम जो है ब्राह्मण और नीची जातियां दोनों लगभग जो है मिलजुल के साथ में रह रहे थे, अर्थात यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता काफी ज्यादा विकसित थी। ये हमने बातें की हुई है। फिर हमने इसकी स्थिति देख ली कहाँ पे मगध है, और इसके साथ में कैसे कैसे इसके संबंध बने हुए थे। हर्यक वंश की बात कर रहे हैं तो हमने बिंबिसार की बात करी हुई है। बिंबिसार ने कैसे अपने साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को विकसित करने के लिए वैवाहिक संबंध का इस्तेमाल किया हुआ था, और इसके बाद में अवंती के साथ में अवंती के राजा प्रद्योत के साथ में उसके अच्छे संबंध थे। बाद में इसके बाद में अजातशत्रु की हमने बात करी, किस तरह से वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और कुछ चीजें हमने यहाँ पे हमने देखा हुआ किस तरह से उसने अपना जो हथियारों में इंप्रूवमेंट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोला हुआ है। इसके बाद में उदयन की हमने बात कर ली हुई है। ठीक है, तो उदयन कैसा है, ये जैन मत को मानने वाला है। ठीक है, ये जैन मत को मानने वाला है। उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण भी किया हुआ है, क्योंकि ये और पाटलिपुत्र जो है ये काफी ज्यादा सुरक्षित है। तो ये हमने हर्यक वंश की बात करी। अब हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश की। ठीक है, इसमें एक ही जो है शासक हुआ करता है, मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा हुआ है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। शिशुनाग, ये इसका काल देख लो भाई, 412 से 394 के बीच में। अवंती राज पर विजय जो है ये शिशुनाग की एक महान सफलता थी। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया हुआ था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनती है। ठीक है, तो इसकी कुछ यही जानकारी है थोड़ी सी, और आगे भी हम देखते हैं कुछ चीजें। काला अशोक या काका कर्ण वर्णिन इसका नाम है, देख लो, ये दूसरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। महावंश के अनुसार शिशुनाग की हत्या के पश्चात का वर्णिन राजा बना हुआ था, अर्थात आप देख रहे हैं काका वर्णिन, जिसका नाम क्या है, काला अशोक था। पुराण इसे काला अशोक कहा करते थे। काला अशोक कहा जाता है, इसकी सूरत थोड़ी भद्दी थी। ठीक है, काफी जो है इसकी सूरत भद्दी थी एकदम से, इसी वजह से मतलब तमाम विद्वान इसको काला अशोक बोलते हैं, लेकिन वास्तविक नाम क्या है इसका, काका वर्णिन। ठीक है, काका वर्णिन। काला अशोक ने पहले वैशाली तथा बाद में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, और इसके पश्चात पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही हुई थी। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन जो है ये काला अशोक के काल में हुआ है, और कहाँ पे हुई है, वैशाली में हुई है। और इसी संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, स्थविर तथा महासांगिक। इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, स्थविर और महासांगिक, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या डिवीजन हो रहा है? हमने बात करी थी अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु के काल में आप देखेंगे राजगृह में सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति होती है, प्रथम बौद्ध संगीति होती है। और दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे काला अशोक के काल में होती है। ये कहाँ पे होती है? ये वैशाली में होती है, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध संघ में दो परिवर्तन भी होते हैं, जैसा कि हमने अजातशत्रु के बारे में बात करी थी, वहां पे दो पिटकों का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे बौद्ध संघ के दो भाग जो है वो आते हैं सामने। कौन कौन से हैं? स्थविर है और महासांगिक है। और इन्हीं दोनों संप्रदाय से आगे चलकर हीनयान और महायान संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये कुछ डिवीजन जो है हमने यहाँ पे देखा हुआ है शिशुनाग वंश से, अर्थात काला अशोक की बात करी है हमने यहाँ पे, ठीक है। और खुद हमने शिशुनाग की बात की हुई है, ठीक है। और तो ये दूसरा जो है मगध साम्राज्य का दूसरा वंश है यहाँ पे। और एक लास्ट वंश जो कहा जाता है मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली वंश है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है किताबों में कि भाई या विद्वान इसकी बात करते हैं कि नंद वंश का जब विस्तार हुआ उस टाइम सिकंदर आक्रमण करता है और सिकंदर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो नंद वंश पे हमला कर दे, ठीक है, वापस चला जाता है। तो इतना शक्तिशाली है। और इसके बाद में आप देखेंगे इसी शक्तिशाली नंद वंश को खत्म करने के लिए आप जानते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं बाद में, आप जानते हैं किसको? मौर्यों को पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना शक्तिशाली एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। कब से कब तक है? 344 से लेके 324 23-24 तक चलता है। जिस व्यक्ति ने काला अशोक की हत्या की उसी ने ही नंदवंश का उसी को क्या माना जाता है? नंदवंश का संस्थापक। और वह व्यक्ति जो है महापद्मनंद है, जो कि अभी तक मगध की गद्दी पर बैठने वाले राजाओं में सबसे श्रेष्ठ है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की हुई है। और इसके द्वारा विजित राजवंश के नाम कुछ इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु वंश, पांचाल, कसे, कैके, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वित्यो। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो अभी जो हम महाजनपदों की बात कर रहे थे वो तो कहा जाता है एक चिल्लर था जो कि हर्यवंश, जैसे हम बात करें बिंबिसार की बात करें या अजातशत्रु की बात करें, तो वो सब क्या है? छोटे छोटे जो आसपास के राज्य थे उनको इकट्ठा करके उनको हरा के एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश किया हुआ था, ट्राई किया हुआ था। लेकिन नंदवंश जो है ये जो भी आसपास के महाजनपद थे उनकी राजधानियां, और इवन आप देखेंगे कहां तक? कलिंग तक का एरिया, आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक चले जाएं, पांचाल चले जाएं, ठीक है, या अस्मक की बात कर लें, जो कि आप देख रहे हैं अस्मक जो है कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जो एरिया है वहां तक की ये लोग चले जाते हैं, ठीक है, अस्मक की। अभी हम देख रहे हैं एक बार देख लो। और सूरसेन, ठीक है, मथुरा वाला भी एरिया यहाँ पे ये लोग कर लेते हैं। कुरु वाला एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे? ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा वाला एरिया है, उत्तर पश्चिमी सीमा। तो एक ओवरऑल जो है, ओवरऑल मगध का विस्तार नंद वंश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कहां पे? एक बार देख लो भाई, कौन कौन सा एरिया ये लोग अपने अंडर करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, अस्मक को भी ले लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कुरु को भी अपने साथ में ले लिया है, पांचाल को भी, सूरसेन को भी, ठीक है। बाकी ये वाला एरिया तो पहले से था। तो पूरा का पूरा एरिया इस समय मगध साम्राज्य में यहाँ पे है पूरी तरह, ठीक है, मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये कब हो रहा है भाई? ये नंद वंश के काल में हो रहा है, ठीक है, नंद वंश के काल में हो रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन भी आता है कई बार कि भाई ये बताइए कि वो कौन से शासक थे प्राचीन काल में जिन्होंने ये नर्मदा और गोदावरी वाले एरिया तक का अपना शासन किया हुआ था, ठीक है। बात समझ आ गई? तो कौन है वो लोग? वो नंदवंशी ही है, ठीक है, वो नंदवंशी ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इतना बड़ा साम्राज्य जो है ये नंदों के काल में होता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कुछ चीजें। महापद्मनंद बिंद पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का पहला शासक था। एक इसी पॉइंट को याद रखना पीटी के लिए। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में उसके कलिंग विजय की भी जानकारी मिलती है, अर्थात कलिंग को भी जीता हुआ था, हमने देखा हुआ है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी तथा नंद सत्ता का विनाश, इस राजवंश या इस वंश का अंतिम राजा धरानंद था, और जो सिकंदर का समकालीन था।
322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहायता से घरन को पराजित कर दिया हुआ था या उसकी हत्या कर दी थी और मौर्य वंश की नींव डाली हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बातें की हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजत्व का सिद्धांत एक बार, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि छठी ईसा पूर्व में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, छठी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। छठी ईसा पूर्व से जितने महाजनपदों का विकास हुआ है, उनमें से कुछ में राजतंत्रात्मक तो कुछ में गणतंत्रात्मक पद्धति या शासन पद्धति विद्यमान थी। उपरोक्त शासन पद्धति के अनुरूप ही विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफी हद तक अंतर पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के राज्यों की चर्चा की हुई है, जिसमें आप देखेंगे सम्राट राज, इसके तहत मगध, कलिंग, कौशल वंश के राज्यों को लिया जा सकता है। और इन राज्यों के शासकों को राजाभिषेक सदैव साम्राज्य विस्तार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, अर्थात राजाभिषेक किया जा रहा है तो साम्राज्य विस्तार की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे एक तो ये सम्राट राज की बात हो रही है। कहाँ पे ये हमें चर्चा मिल रही है? ये पूरी की पूरी चर्चा हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिल रही है। कहाँ से? ऐतरेय ब्राह्मण से मिल रही है। ओके, एक और भोजराज की बात करें तो ऐसे राज्यों में दक्षिण के सात्वतों अर्थात यादवों के राज्यों को रखा जाता है। ऐसे राज्य में शासक वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए उनकी नियुक्ति हुआ करती थी। ठीक है, अर्थात उनकी नियुक्ति की जाती थी। और तीसरा स्वराज, ऐसे राज्यों में पश्चिम दिशा के राज्य स्वराज, सौवीर, कक्ष इत्यादि की गणना की जा सकती है। और यहाँ के राजाओं की स्थिति समानों में शेष यानी कुलीन तंत्रीय व्यवस्था पर आधारित थी। एक और है वैराज्य की बात करें, चौथे नंबर पे उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में स्थित ऐसे राज्यों में प्रजा और चयनित प्रतिनिधियों को शासन का कार्य दिया जाता था और इसके तहत अधिकांश गणराज्य आते हैं। ठीक है, तो वैराज्य वाला एरिया कहाँ पे? ये उत्तरी हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार काफी दिनों से नहीं पूछा गया है राजत्व के सिद्धांत से। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन जो है बनने की ज्यादा संभावना है, इस वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूं। एक बार देख लो हमने क्या क्या चीजें बताई हो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ जो पद्धतियां हैं राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ काफी अंतर आया हुआ, और वो कौन कौन सी है? नंबर 1 सम्राट राज की बात हो रही है, कुछ ऐसे राज्य थे यहाँ पे सम्राट राज इनको बोला गया, फिर भोज राज बोला गया, फिर स्वराज राज बोला गया, फिर इसके बाद में वैराज्य की बात हुई है। ठीक है, वैराज्य की बात हुई है। ओके, और आगे जो एक और है जिसमें राज्य व्यवस्था की बात हो रही है, और इसके तहत मध्य देश के अधिकांश राजा आते हैं। यहाँ के शासक राजा कहलाते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक राजा की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। करारोपण प्रणाली के व्यवस्थित होने पर से स्थायी सेना तथा रक्त संबंधों से पृथक नौकरशाही का भी निर्माण यहाँ पे संभव हो सका था। और इसके बाद में हम देखेंगे पृथक नौकरशाही की बात करें तो आप देखेंगे कि चाणक्य की चाणक्य या विष्णुगुप्त की हम बात करें, ठीक है, या कौटिल्य की बात करें, से सारे एक ही नाम है। वहां पे जो नौकरशाही की आधारशिला है वो काफी ज्यादा परिलक्षित होती है। कहां पे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। हालांकि नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन वो एक तरह से राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, राज व्यवस्था की पुस्तक है, लेकिन उसका नाम जो है अर्थव्यवस्था इस वजह से दिया गया है क्योंकि उनका मानना था कि राजनीति जो है अर्थव्यवस्था के चारों ओर घूमती है, और इस वजह से शायद उनका कुछ ऐसा मंतव्य रहा होगा कि जो हम किताब लिख रहे हैं, जो पुस्तक लिख रहे हैं, हो तो यहाँ पे प्रशासनिक प्रावधान हो, राजनीतिक प्रावधान हो, लेकिन इसका टाइटल कुछ अर्थव्यवस्था टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में हम वहां पे देखेंगे नौकरशाही के निर्माण संभव, और इस काल में करारोपण से जुड़े अनेक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। उदाहरण के लिए एक बार एक एक करके हम देखते हैं कैसे कैसे। बलि साधक, यह बलि वसूल करने वाला अधिकारी था। बलि आप समझ रहे हैं, राजा को भेंट, सप्रेम भेंट दी जाती थी। ठीक है, तौलकिक, ये शुल्क वसूलने के कार्य से जुड़ा हुआ था। रज्जु ग्राहक, यह भूमि माप से जुड़ा हुआ अधिकारी था। और द्रोण मापक, ये अनाज के तौल का अधिकारी था। ये सारी व्यवस्थाएं कब की हैं? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है मगध साम्राज्य से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं कुछ चीजें। जातक कथाओं में इसके अतिरिक्त कुछ दमनातक अधिकारी की चर्चा मिलती है, जैसे अकासिया तथा तुंदिया। ठीक है, और ये अधिकारी बलपूर्वक कर की वसूली करते थे तथा सभा एवं समिति जैसी प्रशासनिक संस्थाएं अप्रासंगिक हो गई थी, और अब इसके स्थान पर
परिषद स्थापित हो गई थी, अर्थात सभा और समिति का अस्तित्व जो है वो 600 ईसा पूर्व तक रहता है। 600 ईसा पूर्व के बाद में आप जान रहे हैं 16 महाजनपद, और इसके बाद में आप जान रहे हैं मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। और ऐसे काल में सभा और समितियां जो हैं इनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उसकी जगह परिषद ने ले ली हुई थी, और परिषद राजा को परामर्श देने का कार्य करता था। और इस काल में दो प्रकार के राजत्व की अवधारणा विद्यमान थी। नंबर 1 देखेंगे राजत्व की रहस्यवादी अवधारणा, और इसका प्रतिपादन ऐतरेय ब्राह्मण से हुआ है या इसमें हुआ है। राजत्व का अनुबंधात्मक सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन दीघ निकाय में हुआ है। ठीक है, दीघ निकाय में हुआ है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे हमने देखे राजत्व के सिद्धांत। और आगे देखते हैं इसी काल में लेखन कला के विकास से प्रशासन में दक्षता आई हुई थी। ठीक है, ये कब की बातें हो रही हैं? 600 ईसा पूर्व के बाद की बातें हो रही हैं। ठीक है, और इसी काल में पहली बार राजकीय मोहर का प्रयोग हुआ था तथा राजकीय दस्तावेज को लिखित रूप में रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये सारे कहीं फैक्ट मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, नोट से छानबीन के मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? इस काल में लेखन कला के विकास में प्रशासन में दक्षता आई हुई थी। कौन सी हम काल की बात कर रहे हैं? मगध काल की बात कर रहे हैं। इसी काल में पहली बार राजकीय मोहर का प्रयोग, राजकीय दस्तावेज को लिखित रूप में रखने की प्रक्रिया प्रारंभ। राजा की आमदनी का मुख्य स्रोत जो है भूमि कर था, जो कि औसत रूप से या आप कह सकते हैं आमतौर पर 1/6 होता था। और समकालीन विभिन्न ग्रंथों में राजा को षडभागी कहा गया है। क्या कहा गया है? षडभागी, अर्थात आप देख रहे हैं 1/6 भाग, 1/6 भाग जो है ये भूमि कर से लेता था। ठीक है, क्या कहा गया? इस वजह से षडभागी कहा गया है। और इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में कुल अर्थात परिवार के स्थान पर ग्राम स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ये कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई कब की थी? ये सारे सबसे छोटी इकाई वैदिक काल की थी। और अब व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? कुल अर्थात परिवार के स्थान पर सबसे छोटी इकाई के तौर पर ग्राम स्थापित हुए हैं। ठीक है, और आगे ग्राम प्रशासन का प्रधान जो है ग्राम भोजक, ग्रामणी या ग्रामिक होता था, और ऐसे अधिकारी का मनोनयन ग्राम सभा द्वारा मतदान करके किया जाता था। ठीक है, कैसे हो रहा है? मतदान हो रहा है। पहले कहा जाता था मतदान की व्यवस्थाएं वहां पे विद्यमान नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा हुआ था सभा और समिति, हाँ, राजा का जो चयन होता था वहां पे वो तो मतदान से होता था। लेकिन अब जो है सीधे तौर पर आप देखेंगे जो कि ग्रामीण स्तर की बात करें तो यहाँ पे भी मतदान हो रहा है। और समकालीन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में ग्राम तथा उसके ऊपर की निम्नांकित प्रशासनिक इकाइयों की चर्चा मिलती हुई है। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं एक बार हम देख लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो इकाइयां कहाँ पे हैं? ये बौद्ध और जैन ग्रंथों में है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट। प्रशासनिक इकाइयों को वर्गीकरण और ये कुछ इकाइयां क्षेत्राधिकार। ग्राम की बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी खरवटक, ये 200 गांव का एक संघ हुआ करता था। दोणमुख ये 400 गांव का संघ था। पत्तन की बात करें तो व्यापार अथवा पत्तन का प्रशासन यहाँ पे पतन। और इसके बाद में मंतम, ये 10,000 ग्रामों तथा दुर्गों का संघ था। नगर एक तरह से नगर या किला दुर्ग कह सकते हैं। निगम की बात करें तो ये व्यापारियों की बस्ती हुआ करती थी। और राजधानी की बात करें तो संपूर्ण देश प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई के रूप में राजधानी की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आप कह सकते व्यवस्थाएं हैं या प्रशासनिक इकाइयां हैं, क्या महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं, वो सब कब की हम बातें कर रहे हैं? ये सारी की सारी मगध साम्राज्य से रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें अभी करी हुई हैं एक बार ध्यान से सुन लो। प्राग ऐतिहासिक काल से हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया। इसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी। फिर हमने वैदिक काल की बात करी, उसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की हमने बात करी। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए गए तो इसके बाद में हमने 16 महाजनपदों की बात करी। ठीक है, और 16 महाजनपदों के पहले ही हमने कुछ संस्कार भी पढ़े, कुछ विवाह के रूप भी पढ़े। हमने कौन कौन से विवाह होते हैं, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं,
ठीक है, ये सारी बातों पर हमने बात कर ली हुई थी। और इसके बाद में हम 16 महाजनपदों के बाद हमने आज जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसको मगध की बात करते हैं, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली था। वहां पे 3 जो है राजवंश आए, उन सब की हमने विस्तार से चर्चा की हुई है, और उसी के साथ में जो चेंजेज आए हुए हैं उसकी हमने बात की हुई है, और प्रशासनिक इकाइयों की बात की हुई है। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं हमने प्राचीन भारत के इतिहास में हमने करी हुई हैं। और कल जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भारत पर ईरान का आक्रमण या ईरानी आक्रमण, और इससे क्या व्यवस्थाएं भारत में चेंज होती हैं, या अरबों के आक्रमण से क्या भारत में व्यवस्थाएं चेंज होती हैं, इसकी हम लोग कल बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, कल हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? इश्ता पंडित, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी देखो मेरी क्लास खत्म हो रही है, और तो हम लोग अभी कल मिलने वाले हैं। ठीक है, कल सुबह हम लोग मिलते हैं, 8 बजे से ही क्लास होएगी हमारी। ठीक है, कल 8 बजे क्लास होएगी एक सुबह में। तो वो जो क्लास होएगी इंडियन पॉलिटी की होगी। ठीक है, क्योंकि आज जो है थोड़ी टेक्निकल रीजन की वजह से दिक्कत हुई थी, और आप देख रहे हैं क्लास बीच में मुझे छोड़नी पड़ी थी। वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, संघ और इसका राज्य थे, 8 बजे क्लास होगी। फिर इसके बाद में एक 9 बजे क्लास होगी जो कि ये हिस्ट्री की होगी। इसके बाद में एक 2 बजे भी क्लास होगी। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके।